अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अनवारुल हक काकड़ साहब की तकर्रुरी बतौर निगरां वजीर आजम ये तो गुज़िश्ता रोज हो गई। तमाम तर जमातें जो इत्तेहादी हुकूमत में मौजूद थी, यानी पिछली इत्तेहादी हुकूमत में, वो अगर परेशान नहीं हुई या उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया, लेकिन यकीनन ये उनके लिए सरप्राइज था, क्योंकि देखा जाए तो अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम कहीं भी उस दौड़ में शामिल ही नहीं था और यही इत्तलात हैं कि ये नाम अचानक से ही आया। अब वो चाहे राजा रियाज साहब जो कि साबिक ऑपोजिशन लीडर है वो ही क्यों ना लेकर आए हों। यहाँ तक चले, बहरहाल ये जो मरहला है वो तय हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि तमाम तर सियासी जमातें ये कहती नज़र आ रही हैं कि वो उम्मीद है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी और आइन के मुताबिक ये इलेक्शंस कर दिए जाएंगे, यानी हल्का बंदियों के बाद। दूसरी जानिब अब सबकी नज़रें जो हैं वो मरकूज़ हैं दूसरे निगरां सेटअप पर जो दो सूबों में अभी बनने हैं। एक है सूबा सिंध और दूसरा सूबा बलोचिस्तान। फिर खैबर पख्तूनख्वा का भी जिक्र कर लें कि जहाँ पर ऑलरेडी केयर टेकर सेटअप मौजूद, लेकिन निगरां वज़ीर आला ने अपनी ही काबीना, अपनी ही बनाई काबीना तहलील की है, यानी कि उनसे इस्तीफे लिए हैं और अब एक नया सेटअप वहां आने को है। जब मजमूई तौर पर यह तमाम तर निगरां सेटअप सामने आएगा तो मेरे ख्याल से तमाम तर सियासी जमातों के लिए सियासत करना भी आसान होगी और यह भी समझ में आएगा कि आने वाले इंतखाबात कितनी ताखीर का शिकार हो सकते हैं और किस किस्म के इंतखाबात होने को हैं। इसी पर बात करते हैं। इन्फो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक हुकूमत में मामले खुसूसी भी थे, कमर जमान काहिरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। काहिरा साहब, कल जब इस नाम की अनाउंसमेंट हुई तो सबसे पहला रिएक्शन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब की जानिब से आया कि वो हैरान भी हुए, परेशान भी हुए और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन बाद अज़ां हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आके कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। तो ये क्यों अचानक से तब्दील किया गया? इसलिए कि सिंध में अभी एक निगरां सेटअप बनने को है और उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। गुजारिश है कि दूसरे जो दोस्त हैं, साथी हैं, उनको नहीं पता होता कि आप क्या आर्गुमेंट करेंगे, आप क्या आपके मौजू होंगे। आपकी टीम को पता होता है और फिर भी आप अपनी आराम भी लेते रहते हैं। सियासी जमातों के अंदर भी यही सूरत हाल होती है। अचानक एक इशू हुआ, आपने मुझसे सवाल किया, आपने दूसरे से, तीसरे से, सारा मीडिया हर जमात के कारकुनों से सवाल कर रहा है। तो क्या किसी जमात की फौरी तौर पर मीटिंग हुई कि वो जमाती मौक़िफ़ दिया जाए और उस पर इख्तलाफ ना हो, या मेरी इंडिविजुअल राय थी, मैंने दे दी, बाद में मेरी जमात की राय आई और मैंने अपनी जमात की राय के साथ चलना है। अच्छा, मेरी राय कुछ भी हो, मुझे डेमोक्रेसी ये है कि अगर मेजॉरिटी की राय मेरी राय के खिलाफ भी है तो मुझे उस राय के साथ चलना है जो जमहूरी राय है, जो अक्सरियत की राय है। सही। और मेरी राय अगर मैं समझता हूँ दुरुस्त है तो मुझे अपनी राय के ऊपर इसरार करके उसको मनवाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मानना तो मुझे उसी राय को है। अब सवाल है, अब ये सवाल जो आपका है कि किसका नाम कहां से आ गया, सवाल ये भी नहीं है। मैं तो समझता हूं कि ये कल से बहुत डिबेट हो गया है। अब देखने वाला सवाल ये है कि क्या नाम दुरुस्त है, क्या काकड़ साहब अहल आदमी है, क्या इससे उनके अंदर ये स्पार्क और स्पिरिट है। तो मैं समझता हूं कि वो एक मामला फहम आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, चीजों को जानते हैं, चीजों को प्रेजेंट करना जानते हैं। और इलेक्शंस के अंदर जो हमारा खास फोकस होता है, स्पेशली केयर टेकर वजीर आजम से, उनका इलेक्शन में कोई रोल नहीं है या कोई बड़ा रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कराना है और उनको सपोर्ट सूबों ने फराहम करनी है। मरकज के अंदर वजीर आजम इलेक्टेड बैठा हो और उनकी किसी दूसरे सूबों के अंदर अपनी हुकूमतें हों तो वहां वजीर आजम की बतौर लीडर बहुत बड़ी से होती है। केयर टेकर सेटअप में ना उनका वो रोल सूबों में है और ना उनका वो रोल मरकज में है। हाँ, हम उनके लिए दुआगो हैं, कोशा हैं कि वो पाकिस्तान को बेहतर तरीके से लीड करेंगे, लेकिन इलेक्शन में उनका कोई रोल नहीं कि हम उनको एट्रीब्यूट करते रहें। अदरवाइज ही इज अ फाइन जेंटलमैन। अच्छा, तो और ये पार्टी का मौक़िफ़ है ना, ये आपका नहीं है? ये कमर जमान कायरा का मौक़िफ़ है जी। अच्छा, ये कमर जमान कायरा साहब का मौक़िफ़ है। अच्छा, अब एक मरहला तो तय हो गया है कि वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म जो हैं वो बना दिए गए हैं, लेकिन बार बार कायरा साहब तमाम जमातों को देखें उम्मीद का इजहार करती हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होगी और इस पर बहुत बार डिस्कशन हुई है। क्या अब क्योंकि इस मरहले तक हम पहुँच गए हैं, दो सूबों के अंदर निगरां सेटअप बनने को हैं,
आपको अभी भी लगता है कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है, कोई इब्हाम मौजूद है? मुझे तो नहीं है जी, लेकिन होता यह है कि जब आप सवाल करते हैं मीडिया वाले, तो आपके सवाल के जवाब में क्या कहा जाए, आप क्या समझते हैं, आप मुझसे फर्ज करें सवाल, यही सवाल हो रहे हैं आपकी तरफ से, आपसे मुराद मीडिया की तरफ से। सवाल होता है कि क्या आपकी नजर में इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे? हम कहते हैं हाँ, हो जाने चाहिए। आपकी नजर में क्या होने पाएंगे या कोई रुकावट तो नहीं आएगी? तो हमारी तरफ से क्या जवाब होगा कि नहीं, इलेक्शन बिल्कुल वक्त पे होने चाहिए। तो ये सवाल के जवाब में है, हमने किसी तकरीर के अंदर तो नहीं कहा, हमें कोई खदशे नहीं है। हाँ, ये जो सवाल, ये बहसें जो हो रही हैं, इनको समेटते हुए किसी सवाल के रंग में अगर कोई बात आती है तो उसका जवाब देते हुए कह देते हैं। हाँ, नहीं, बात ये नहीं होती कायरा साहब, आप सारी चीजें मीडिया सवाल करता है इसलिए नहीं, क्योंकि जो हालात और वाकयात हैं और पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा रहा है उसमें तसलसल ही नजर आता है, कोई रद्दो बदल नहीं है। आपने मुझसे कहा कि नाम कहीं से भी आए इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो अच्छे आदमी हैं। नहीं, जहां से आना चाहिए वहीं से आना चाहिए था, कहीं और से क्यों आए? ये तो आप तो जमहूरी जिद्दोजहद करते हैं ना, पीपल्स पार्टी नहीं रही। नादिया, मैंने ये कहा कि ये बहस नहीं है कि नाम कहां से आया है, वो हो गई, बहुत बहस हुई है, ठीक, यकीनन आपने ठीक कहा, और वहीं से आया है। राजा रियाज साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने ही नाम दिया है। मैं एक और भी आपको याद कराता चलूं, आपको याद होगा कि हम बहुत दिनों से आपको कह रहे थे कि आउट ऑफ बॉक्स भी आ जाएगा। ये बात हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कही कि नाम वो है जो अभी बहसों में है नहीं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी क्योंकि हल्का बंदियां होनी है नई मरदमशुमारी के तहत, राइट, और उसके बाद फिर वोटर्स लिस्ट जो है वो अपडेट होंगी। इन मरहले को आप कैसे देखते हैं कि तकरीबन ये साल पूरा लग जाएगा, लग जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, या फिर 90 दिन ही में इलेक्शंस मुमकिन हैं तमाम तर नई हल्का बंदियों के बाद? नादिया, दो आईनी तकाजे किसी वजह से आमने सामने आ गए। एक आईनी तकाजा है कि आपने 90 डेज में इलेक्शन कराने हैं असेंबलियां डिसॉल्व होने के बाद, और दूसरा आईनी तकाजा आ गया कि मर्दमशुमारी के बाद नई हल्काबंदी होनी है। अब नई हल्काबंदी अगर करनी है तो उसके लिए 4 महीने का वक्त दरकार है। सही। ऐसी सूरत में कि एक पे अमल करें तो दूसरा आर्टिकल हिट होता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो मेरी नजर में, ये मेरा जाती राय, मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए कि हद्दुल इम्कान दायरे के अंदर रहते हुए जो 4 महीने का वक्त है इलेक्शन कमीशन के पास हल्का बंदियों का, उसको जितना कम किया जा सके, हो सकता है वो 3 महीने में कर सके। अगर वो मुमकिन हो तो उसको 3 महीने करें, और 3 महीने के दौरान इलेक्शन की तैयारी करें। जिस दिन हल्का बंदियां नोटिफाई हो जाएं उससे अगले दिन इलेक्शन का शेड्यूल दे दें। वो को 1.5 महीने का और 2 महीने का शेड्यूल होता है। तो इस तरह हम कम से कम डिले, यानी इस वक्त जो रूह है वो ये है कि कम अज कम डिले हो। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा आप पीछे देखें, जाहिर है 16 माह की आपने हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या गेन किया? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है कि उन्होंने वो कुर्बानी गेन की जो उन्होंने रियासत पर अपनी सियासत को दी है। देखिए, वो एक इत्तेहादी हुकूमत थी, हम सारे उसके नफे के भी नुकसान के भी उतने ही हिस्सेदार हैं जितने कोई दूसरी जमात है। और ये बात दुरुस्त है, हमारे लिए इत्मीनान है कि हमने एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को संभाला है। हमने बहुत मुश्किल फैसले जो नहीं किए जा सकते, और खास तौर पे जब आप इलेक्शन में जा रहे हैं, हुकूमत खत्म होने वाली है और आप उस वक्त भी 20-20 रुपए लीटर तेल बढ़ा रहे हैं, तो हम पाकिस्तान की बका के लिए वो फैसले कर रहे हैं। वरना फैसले करते हुए हमें भी पता है कि इन फैसलों से अवाम नाराज होंगे और हमारा नुकसान होगा। लेकिन आप मुल्क का और के जब नफा नुकसान करते हैं तो फिर आप मुल्क का नुकसान नहीं होने देते, अपना करते हैं। सही। तो सियासी तौर पर यानी आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी इसका
दे विल हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ इट इन द इलेक्शन। अब आते हैं आखिरी सवाल की तरफ। कायरा साहब, आप कहते हैं इलेक्शन में कहने को बहुत कुछ है, बट जो सियासी मुबस्सिरीन है वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो गेन करना चाहती थी पंजाब में, सदर्न पंजाब को अपनी तरफ करके मुस्तहकम करना चाहती थी पोजीशन, वो तहरीके इस्तेहकाम पार्टी बनने के बाद कमजोर हो गई है। और बलोचिस्तान में जो नताइज चाहते थे जरदारी साहब, वो इसलिए भी ब्लीक हो सकते हैं क्योंकि जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी उसकी इंक्लिनेशन नून की तरफ ज्यादा है। देखिए, हर जमात को ये हक हासिल है कि वो अपने जाके लोगों को कन्विंस करे, कोशिश करे और अपने जो अपने साथ सिंपथाइजर हैं उनकी तादाद में इजाफा करे। ये हर जमात को हक है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है, बाकी जमातें भी कर रही है। हाँ, इसमें सवाल जो आप कर रही हैं वो दुरुस्त है कि इसको बाहर से मैनेज नहीं करना चाहिए, बल्कि इस प्रोसेस को अंदर से अपने तौर पे फैसले करने देना चाहिए। यही हमारा सबक है, यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान काहिरा साहब फॉर बीइंग विद फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला ने जो इस्तीफे तलब कर लिए, इसकी असल वजह क्या थी और अब जो निगरान सेटअप बनेगा वो किस तरह का होगा। बात होगी तैमूर सलीम झगड़ा साहब और समर हारून बिलोर साहिबा से राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। जब हर तरफ पूरे मुल्क में निगरान सेटअप का माहौल ही बन चुका है, तो एक ऑलरेडी निगरान सेटअप को तोड़कर दोबारा से निगरान काबीना बनना ये सब हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं। रवाई हफ्ते हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला ने अपनी ही काबीना से इस्तीफे तलब कर लिए। ये तमाम वो मामलात थे जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब इनको खत लिखा गया तो निगरान वजीर आला से कहा गया कि वो तमाम मावनीन, मुशीर और वज़रा जिनकी सियासी वाबस्तगियां हैं उनको फौरी तौर पर डी नोटिफाई किया जाए। वजीर आला ने बताया जाता है कि चाय पर सबको बुलाया और फिर कहा कि आप सबसे इस्तीफे चाहिए। बहरहाल ये बताया जा रहा है कि 19 वज़रा ने तो इस्तीफे दे दिए हैं, मजीद 8 के दरकार हैं क्योंकि कुछ शायद मौजूद नहीं थे शहर में। लेकिन ये तमाम मामलात भी अब हम देख रहे हैं कि एक नया निगरान काबीना का सेटअप खैबर पख्तूनख्वा में बनने को है। इसकी असल वजह इलेक्शन कमीशन के जानिब से लिखे गए खत ही है या और भी इसके पीछे वजूहात हैं? और अब जो निगरान सेटअप बनाया जाएगा, क्या वो तमाम तर शिकायत दूर होंगी? क्योंकि निगरान वजीर आला तो वही होंगे। इस पर बात कर लेते हैं। इन फोकस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तैमूर सलीम झगड़ा साहब और अवामी नेशनल पार्टी से समर हारून बिलोर साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। समर साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। ये जो इकदाम अब हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सेटअप की काबीना को तहलील करने का या इस्तीफे तलब करने का, ये खुशाइन है क्योंकि ANP की भी बड़ी शिकायत थी, गवर्नर से रिलेटेड ज्यादा थी। आई डोंट नो कि इससे वो मामलात जो हैं वो कुछ रफा दफा होते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। डेफिनेटली जी, हमारे लिए और पूरे सूबे के लिए एक खुशाइन बात है क्योंकि ये जो केयरटेकर कैबिनेट थी ये इंतहाई पॉलिटिसाइज्ड, इंतहाई मुतनाज़ा और बहुत वन साइडेड किस्म की इनका रवैया चल रहा था। ये एक केयरटेकर कैबिनेट कम और एक मखसूस पॉलिटिकल जमात की हुकूमत ज्यादा लग रही थी। अच्छा। मतलब किसी और को किसी किस्म की कोई ब्रीदिंग स्पेस, कोई बात करने की, कोई इकदाम पेश करने की कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा था। हम इस चीज को वेलकम करते हैं। हम न्यूट्रल सेटअप लाने को भी वेलकम करते हैं और अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से कोई डिमांड नहीं है कि जी मेरा नुमाइंदा लिया जाए या ना लिया जाए। जो पिछली जो नुमाइंदगान की जो बात है जो मुतनाज़ा हो गई जी, उस बात में ये है कि जो केयरटेकर CM आजम खान साहब हैं वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महमूद खान और JUI के अकरम खान दुरानी ने मुशावरत के बाद उनको नॉमिनेट किया था। क्योंकि इन दो जमातों की नॉमिनेशन पे आजम खान साहब जो कि एक गैर पॉलिटिकल शख्सियत है उनको नॉमिनेट किया गया था। इसलिए फर्दर डिस्कशन में बाकी पार्टी से गैर जानिबदार लोगों के नाम लिए गए थे, लेकिन उन सब को गवर्नर हाउस से रिमोट कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था। उनकी मिनिस्ट्रीज डिक्टेट की जा रही थी, उनकी सेक्रेटरीज से गवर्नर हाउस से सारा काम लिया जा रहा था। तो आई बिलीव कि इस चीज को डिसमेंटल करने का जो प्रोसेस शुरू हुआ है उससे काफी हद तक बेहतरी आएगी। लॉ एंड ऑर्डर में जो बहुत ज्यादा काम करना है, गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, लेकिन अभी भी एक मुतनाज़ा शख्स एक सीट पे बैठा हुआ है। वो शख्स खुल के अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है और जब तक उसको नहीं हटाया जाता तो वी डोंट बिलीव
the process of bringing in a neutral setup will be complete. अच्छा, तो समर साहबा, ये मुतनाज़ा शख्स जिनका आप जिक्र कर रही हैं, यू मीन गवर्नर, राइट? Yes, I mean the governor of Khyber. ओके, तैमूर साहब से भी पूछ लेते हैं। एक तो जो शिकायत थी, जैसे समर साहिबा ने मेंशन की, तैमूर, ये तो अपनी जगह थी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि महज इन शिकायत की बिना पर इस पॉलिटिकल एफिलिएशंस जो मुख्तलिफ लोगों की थी, इस वजह से इस काबीना में अब रद्दोबदल हो रही है, या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनने के बाद जाहिर है ये मकसूद था कि इस काबीना में रद्दोबदल अब होनी है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का अभी रद्दोबदल से अगर कोई रोल है तो मेरे से बेहतर समर को पता होगा। हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारे साथ इसी हुकूमत ने ज्यादती की कि उसका किसी तरीके से जवाब दें, और जो इसी हुकूमत ने पाकिस्तान के आईन के साथ और सूबाई खुद मुख्तारी के साथ खेल खेला कि उसको डिफेंड करने में थोड़ा बहुत अपना रोल प्ले करें। और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कानून कोर्ट्स में एक बार फिर जो है वो नाफिज हो, और कि हम ये थोड़ी बहुत आवाज़ उठा सकें। ठीक है, नादिया, समर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की और मैं इनसे एग्री करता हूँ। ये गवर्नर जो है इंतहाई मुतनाज़ा है, लेकिन समर ने माजरत के साथ आधी बात की, क्योंकि जो इन्होंने बातें की है उससे 4-5 सवाल उठते हैं। अगर आजम खान साहब ने ये 26/26 लोग चुने थे और खुद ही हटाए जी, तो फिर आजम खान साहब क्या कर रहे हैं? बिल्कुल महमूद खान साहब ने उनको लगाया होगा, लेकिन महमूद खान साहब भी अभी PTI में, और सेकेंडली महमूद खान साहब का काम तो आजम खान को लगाना था, आगे कैबिनेट को तो इनको सेलेक्ट खुद करना था ना। अब दूसरी बात, समर ने कुंडी साहब के साथ और इख्तियार वली PMLN के पार्लियामेंट्री हेड थे, उनके साथ एक प्रोग्राम पे माना था कि 3-3 मिनिस्टर्स उस कैबिनेट में इनके, उनमें से अलबत्ता इनका एक जो शायद था वो ANP के एक जलसे को भी लीड कर रहा था, फिर उसने जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जी बिल्कुल उस पर भी एतराज उठाया था। अगर इन्होंने 3-3 नाम दिए थे तो वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए थे। मुझे पता है कि अभी बड़ी खुशी की बात है कि समर कह रही है कि ये गैर पॉलिटिकल होनी चाहिए। इनसे किन्होंने नाम लेने थे? मेरे ख्याल में तो ये शायद कोर्ट में केस भी हो कि अभी पता चल जाए कि ये इतनी मुतनाज़ा कैबिनेट किसने बनाई थी, और ये इन पार्टी से समर, इख्तियार वली और जो कुंडी साहब हैं वो तो अभी इसके विटनेसेस हैं। इसके अलावा जो मेरे ख्याल में जी देखिए इसका नुकसान क्या हो। तैमूर, let Samar respond and then you can come to it. जी, let me finish। समर ये दो चीज चले, समर ये रिस्पॉन्ड कर दे, इनसे नाम किसने लिए थे, क्योंकि ये तो अभी बड़ी जरूरी बात है कि ये पता चल जाए कि ये मिनिस्टर्स किसने चुने थे। और आजम खान ने चुनते वक्त भी कुछ नहीं कहा और जो है उनको फायर करते वक्त भी कुछ नहीं कहा। तैमूर, एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब और समर हारून बिलोर साहिबा। समर, ये बताइएगा, आजम खान के ऊपर भी तो सवाल उठेंगे ना कि आजम खान ने इस काबीना की तश्कील देनी थी, और ये भी इलेक्शन कमीशन के पॉइंट आउट करने पर हो रहा है। आजम खान को इस कैबिनेट बनाने की पोजीशन में किसने बिठाया है? प्लीज आप वो इमेजेस देखें। उस कमरे में परवेज खटक साहब मौजूद थे, उस कमरे में महमूद खान थे, लीडर ऑफ द हाउस, अकरम दुरानी थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब इन्होंने जो अपने बड़े बनाए हुए थे सूबे में, वो बीच रास्ते इनकी पार्टी को, इनकी तहरीक को छोड़ के चले गए हैं। तो दैट्स नॉट आवर फॉल्ट। आजम खान साहब ने बाकी ये मिनिस्टर्स को इंटरव्यू किया, बनाया, और क्योंकि उनकी कारकर्दगी अप टू पार नहीं थी, हम तो आजम खान साहब के ऊपर हमने अपना कोई वो नहीं बेचा हुआ, कोई अपनी जायदाद या जागीर नहीं बेची हुई कि हम गलत को गलत नहीं कहेंगे। जब यहाँ पे गवर्नेंस का इशू था, हमने अपना नाम उठा दिया, हमने आवाज उठाई, हमने एक स्ट्रगल की। इनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर और इनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने आजम खान को वो बनाया है। तो अगर ये कोर्ट में केस करने की बात करते हैं, सबसे पहले तो PTI अपने ऊपर केस करे कि जी हमने क्यों अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और अपने जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने क्यों ऐसे बंदे को नॉमिनेट किया जिनसे सूबा नहीं संभल रहा। अच्छा, और जो इख्तियार वली का जिक्र समर वो कर रहे हैं, और आपकी जमात के लोगों की भी शमूलियत का, स्पोक्स पर्सन ऑफ PMLN पार्टी, आई कैन नॉट कमेंट ऑन हिज बिहाफ। इख्तियार साहब अपने मामलात को मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ये मेरी डोमेन में नहीं है कि इख्तियार वली साहब की बातों के ऊपर मैं कोई कॉमेंट करूँ। ठीक जी, तैमूर। देखिए, समर ने बिल्कुल सही कहा कि महमूद खान साहब और परवेज खटक साहब ने चीफ मिनिस्टर का जो है वो रिकमेंडेशन दी,
और ये भी वैसे मैं बता दूं, आजम खान साहब की बड़ी अच्छी रेप्यूटेशन थी, ये मुझे भी पता है, ये समर को भी पता है, ठीक है, वो एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। अफसोस के साथ वैसे उन्होंने अपनी रेप्यूटेशन को काफी नुकसान पहुंचा दिया, क्योंकि जब आप एक लीडरशिप की कुर्सी में बैठते हैं तो आप पे फर्ज हो जाता है कि आप फिर उस कुर्सी की इतनी इज्जत करें कि कल लोग आपको सही याद करें। अब देखें, मुझे ये जरूर याद पड़ता है, समर ने ये जवाब नहीं दिया कि उनसे ये मिनिस्टर्स के नाम आजम खान साहब ने कब मांगे थे। उन्होंने ही मांगे होंगे ना, क्योंकि वो कैबिनेट बना रहे थे। तो अगर वो ये बता दें, क्योंकि हमसे किसी ने नहीं मांगे थे, और ये मुझे पता है कि महमूद खान और परवेज खटक से भी किसी ने नहीं मांगे थे उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो वो मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन देखिए इसका नुकसान क्या होता है। 208 दिन से हम बैठे हैं, 208 दिन बाद सूबे में हुकूमत जो है वो जा रही है, दोबारा बनेगी। ये एक आईनी मजाक है। इलेक्शंस की डेट आज तक नहीं है सूबे में, और गैर मुंतखब हुकूमत का नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि सीसीआई की मीटिंग जब हुई और इन सब ने सेंसस अप्रूव किया जी, और उस सेंसस में मिरेक्युलसली खैबर पख्तूनख्वा की आबादी की ग्रोथ की शरह जो 5 साल पहले सबसे ज्यादा थी पूरे पाकिस्तान में, वो सबसे कम हो गई। और उसका नुकसान समर की सूबे को, मेरे सूबे को होगा, और वो इंटरिम रिजल्ट्स में नहीं था, आखिरी दिन आ गया। और जो इनके चीफ मिनिस्टर थे, और मैं बताता हूं कि इनके क्यों थे। एक तो इनके 3 वजीर थे, हमारे तो कोई नहीं थे ना। लेकिन एक दूसरी बात भी है, मुझे याद है जब 20 अरब रुपए का वो आटा बेच रहे थे, जब 20 अरब रुपए का वो आटा बांट रहे थे और उस पर हमने एहतजाज किया, तो समर और इनके पार्टी लीडर के बयान आए कि ये हमारा प्रोग्राम है, आप इसको पॉलिटिसाइज ना करें। इन्होंने उस वक्त पूरी गवर्नमेंट को ओन किया और 20 अरब रुपए के उस खर्चे को ओन किया जो गवर्नमेंट पे जो है वो उनकी मैंडेट में था ही नहीं। इन सारी चीजों की पूछताछ करनी पड़ेगी। अच्छा, बिकॉज वी हैव वेरी लिटिल टाइम। देखिए सेंसस के हवाले से तो जब तमाम वुज़रा आला मौजूद होकर इंडोर्स कर दें तो देन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू इट। लेकिन मैं गवर्नर केपी नहीं गए थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे गए थे, मजाक की बात ही है। अच्छा समर, मेरा आखिरी सवाल है ये, अब आप लोग किस किस्म की काबीना तश्कील होता देख रहे हैं, एंड क्या डिमांड अब भी वही है कि गवर्नर को हटाए बगैर एक जिसे न्यूट्रल निगरान सेटअप कहते हैं वो कम से कम आजम खान साहब नहीं बना सकेंगे, अगर वो बना रहे हैं तो? देखिए जी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा न्यूट्रल आदमी नहीं है, वो एक जमात के सरकर्दा कारकुन है। एक जमात के साथ ताल्लुक रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनका इस सीट पे बैठना मतलब खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के माहौल को मडी करने का मुतरादिफ है। हम बिल्कुल किसी किस्म की डिमांड नहीं करते। हम बिलीव करते हैं कि आफ्टर दिस बिटर एक्सपीरियंस आजम खान ट्रू मानों में न्यूट्रल लोग जिनको हुकूमत चलाने का, महकमे चलाने का एक्सपीरियंस होगा, उनको आगे लाएंगे और वो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि एक इस तरीके का मैं इलेक्शन का इनकाद करूं जिसके ऊपर कम से कम उंगलियां हटाई जाएं। लेकिन जब तक एक सियासी पार्टी का कारकुन गवर्नर हाउस में बैठा होगा तो उसको वो तो न्यूट्रल नहीं समझा जाएगा। तैमूर साहब की एक बात का मैं जाते जाते जवाब दे दूं, वो कहते हैं कि 20 अरब रुपए आटे पे खर्च हुए, तो ये जो जाके हमारे सूबे को इतना मकरूज कर गए हैं कि 76 इयर्स का थ्रो फॉरवर्ड हमारे सूबे के ऊपर छोड़ के गए हैं। अगले 76 साल हम सब इनके बनाए हुए जो मेस हैं, हर जगह इन्होंने तख्ती लगाई हुई है, इन्होंने या इनके वो उस चीफ मिनिस्टर ने, दोनों ने जो सूबाई इनकी पार्टी छोड़ के भाग गए हैं, तो उसका भी ये हिसाब करें और उसका भी एहतिसाब करें, फिर मजा आएगा। अच्छा चलिए, वो जब पार्टी से ही अलग हो गए तो अब तो मेरे ख्याल से अब गेम ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तैमूर, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। समर बिलोर साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे सरदार अख्तर मेंगल साहब से, जो वाहिद खोलकर निगरान वजीर आजम के हवाले से बरहम नजर आते हैं। एक खत भी लिख डाला है उन्होंने नवाज शरीफ साहब को, और उसके बाद उस खत को आज ट्वीट किया, जिसके बाद तमाम तर लोग हैरान भी हुए और परेशान भी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल साहब, जिनके हवाले से आज सुबह से यह खबर चल रही है कि वो निगरान वजीर आजम बनने के हवाले से काफ़ी बरहम नजर आते हैं, और इस पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक खत भी लिख दिया। सरदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब बतौर निगरान वजीर आजम जिनकी तकर्रुरी हुई है, उनके नाम पर, शख्सियत पर आपको एतराज है या फिर तरीक़ाकार पर? देखिए, आप अगर खत का मतन
देखें तो उसमें सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म का जिक्र नहीं है जी, उनमें वो तमाम जो मसाइल हैं उनका भी जिक्र किया गया है। और उसमें आखिर में वज़ीर आज़म का जो अनवारुल हक का जो नाम दिया गया उस पर भी हमने एतराज़ किया है। नहीं, किसी की ज़ात पर हम एतराज़ नहीं कर सकते, ना ही हमें किसी की ज़ात पर एतराज़ करने का हक भी हासिल है। जहाँ तक मसूफ का ताल्लुक है उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो एक पार्टी से भी उनका ताल्लुक है। और कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान के एहसास महरूमियों को ख़त्म किया जाएगा। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि बलूचिस्तान की एहसास महरूमी शुरू कहाँ से हुई है और उन एहसास महरूमियों का फायदा या उसका बेनिफिशियरी कौन है। देखा जाए तो ऐसे ही एलिमेंट्स जिन्होंने बलूचिस्तान में जो आज दिन तक इंसर्जेंसी जो चल रही है उसका फायदा या उसका बेनिफिट ऐसे ही लोगों ने उठाया हुआ है। तो ये कहना कि इस तरह के लोगों को वजीर आजम बनाना या किसी अहम ओहदे पर लाना बलूचिस्तान की एहसास महरूमी खत्म की जाएगी, नहीं। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की एहसास महरूमी को बढ़ाने के लिए, उसमें मजीद वसत लाने के लिए इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। मैंने पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई थी उनसे भी मैंने कहा था कि केयर टेकर का इख्तियार वज़ीर आज़म का लाने का इख्तियार वो आपका और लीडर ऑफ द अपोजिशन का है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केयर टेकर एंड अंडरटेकर। केयर टेकर वो होता है जो किसी चीज का ख्याल रखे और बाहिफाजत उसको उसके मालिक के हवाले कर दे। बिल्कुल सही। लेकिन अंडरटेकर जो होता है वो होता है गोरखन। तो इस तरह ना हो कि आप ऐसे के अंडरटेकर को ले आए जो जमहूरियत की और हमारी सियासी कबर बना ले। यानी अनवारुल हक काकड़ साहब आप समझते हैं अंडरटेकर हैं, एक गोरखन की तरह, जिसमें आप सबकी सियासी कब्रें बन सकती हैं। बिल्कुल जी, इसमें सिर्फ हमारी नहीं, इसमें कईयों की जो है सियासी कब्रें बनेगी। हम हमारे तो कब्रिस्तान कब के बन चुके हैं, यहाँ पर हमारे सियासी भी कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो जो ज्यादा पुरएतमाद और पुरुम्मीद हैं कहीं उनकी भी सियासी कब्रें न बन जाए। पुरुम्मीद तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ज्यादा नजर आते हैं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी खुश है, वो कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, खुशियां तो हमने हर वक्त मनाई है। जनरल मुशर्रफ की तैनाती पर भी खुशियां मनाई, बाजवाब की भी तैनाती पर खुशियां मनाई और मिठाइयाँ बांटी, लेकिन आखिरत में जो है ना हम आंसुओं और के साथ रुखसत भी हुए। अच्छा सरदार साहब, जो खत का मतन है उसमें आपने ये भी नवाज शरीफ साहब को याद दहानी कराई है कि उनके साथ जो गुजरी शायद उन्होंने फरामोश कर दिया, यानी मतलब ये था। तो आपको किन 16 माह में, जाहिर है आप इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहे, कहाँ आपको कौन से ऐसे स्टेप्स लगे उस हुकूमत के कि जिससे आप समझते हैं कि वो सारे अपने शिकवे शिकायत भूल चुके हैं? देखिए, मैंने आज नहीं एक खत जो है उनको या मैसेज जो है उनको जुलाई 2022 में लिखा था। अप्रैल में हमारी हुकूमत, ये मखलूत हुकूमत बनी, जो हुकूमत बनने के बाद ही हमने महसूस किया कि हम जिस मकसद के लिए पीडीएम की तश्कील हुई थी और जिन मकासद के लिए पीडीएम ने पीटीआई की हुकूमत का जो तख्ता उल्टाया गया, उस मकासद से हटकर हम वो फैसले कर रहे हैं। और दिन ब दिन उन फैसलों में जो है ना इजाफा होता गया, और ऐसे हमने फैसले किए जिनको ना कि दुनिया, पाकिस्तान की जमहूरियत की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया की जमहूरी तारीख में ऐसी हमें नजीरें नहीं मिलेंगी। और उसके बाद जो रातों रात हम यहाँ पर फैसले किए गए उनकी निशानदेही हम करते रहे, बिलखुसूस बलूचिस्तान में जो कुछ होता गया, क्योंकि हम उस उम्मीद से इनके साथ शामिल हुए थे कि बलूचिस्तान की एहसास महरूमी को खत्म किया जाएगा, ये नहीं कि बलोचों को खत्म किया जाएगा। वो ऑपरेशन जो कई अरसों से जारी था उसमें इजाफा भी होता गया और मिसिंग पर्सन्स की तादाद में इजाफा होता गया, और जिनकी निशानदेही जब भी मैं ऐवान में होता था उनकी निशानदेही हम करते रहे, और इसी उम्मीद पर हमें रखा गया कि नहीं आज नहीं कल हालात बेहतर होंगे और बेहतर के साथ साथ जो है ना हुकूमत भी अपने इख्तिताम पजीर होगी। सही, इसीलिए क्योंकि कई बार ये आया कि सरदार साहब शायद छोड़ देंगे, अख्तर मैंगल साहब आप रुकेंगे नहीं इस इत्तेहाद में, तो इसीलिए अब आज जब खत जो है वो मंजर आम पर आया तो लोगों के ये सवाल तो उठेंगे कि सरदार साहब 16 माह क्यों फिर रहे, अगर इतनी शिकायत थी और आप देख रहे थे कि आपने
जो एहसास महरूमियत दूर करवानी थी वो नहीं हुई, या जो तरीका कार चल रहा था जिसमें आपने कानून साजी का भी जिक्र किया है वो वैसा ही है जैसे शायद गुज़िश्ता पार्लियामेंट्स का रहा हो? जी, जब कानून साजी की उसमें उस दौरान हमारे आगे दोस्त मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो है ना हमारे दोस्तों ने, मैं भी नहीं था तो उन्होंने और मैंने खुद जो है ना उन कानून साजियों पर जहां पर हम समझते हैं कि जमहूरियत की बसात लपेटी जा रही है उस पर हमने एतराज़ात भी किए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वहां पे रखा। और रात की तारीख में 11 बजे भी बिल पास किए गए हैं, 12 बजे भी बिल पास की गई। वेरी नेक्स्ट डे जब हमें पता चला तो हमने उस पर अपने एतराज किए। हाँ, क्यों ना छोड़ा हमने, क्योंकि हम इसी उम्मीद से थे कि वो खुद ये तमाम जमातें उस कटन माहौल से गुजर चुकी हैं और पोजीशन भी ऐसी थी कि वो ये भी हम समझते कि फौरी उन मसलों का, बलूचिस्तान के मसलों का हल उनके हाथ में नहीं, ठीक, वो बातचीत के जरिए से, चाहे वो हमसे बातचीत करें या वो कुव्वतें जिनके हाथों बलूचिस्तान का मसला इस हद तक पहुंच चुका है उनको कन्विंस करने की कोशिश की, जिनकी हमें वो यकीन दहानी करते रहे कि जी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उस जो रेल जो पटड़ी से उतरी हुई है उसको फिर उसकी पटरी पे ले आए। सही, लेकिन आखिर वक्त तक शायद या तो हम हमारी जो समझ का समझाने का फुकदान था या उन्हीं की उनकी समझ की कमी थी, या फिर शायद उनकी सुनी ना जा रही हो। सरदार साहब, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, ये बता दीजिए एज अ पॉलिटिकल वर्कर ना आपने, क्योंकि आपने अपने एतराजात भी उठाए हैं, इलेक्शंस कब होता देख रहे हैं अब आप? ना आपको पता है, ना मुझे पता है, और ना ही मेरे ख्याल में जिन्होंने हुकूमत छोड़ी है उनको पता है, ना ही जो हुकूमत में आएंगे उनको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अख्तर मेंगल साहब, सरबराह बलोचिस्तान नेशनल भी हमारे साथ थे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।